हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपना राजनीतिक विचारों की जो फिलोसफी दी अर्थात कार्ल मार्क्स के दिल दिमाग में जो फिलोसफी थी, वो उस फिलोसफी को उसने कहाँ से प्राप्त किया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहाँ से लिया, उसने द्वंद्ववाद कहाँ से लिया, उसने भौतिकवाद सिद्धांत कहाँ से लिया। ठीक है, तो ये विचार उसके सामने कहाँ से आए और विचार प्राप्त करने के बाद ने उसने अपना साम्यवाद का सिद्धांत दिया मेरे दोस्तों। तो ये देखो, कोई भी चीज़ अपने आप कभी नहीं आती, किसी के दिमाग में अपने आप नहीं आती है, किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो वहीं कार्ल मार्क्स ने भी वह सहारा लेता है अपनी फिलोसफी को बनाने के लिए, अपना राजनीतिक जीवन से संबंधित विचारों को दुनिया को बताने के लिए। वह किसी की फिलोसफी पर आधारित था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं मेरे दोस्तों, उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। यदि आपने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं ये मानूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो अपने घर पर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे दोस्तों। कार्ल मार्क्स का समाजवाद आधारित है, ये क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आपके सामने 4 इसके आंसर है। सही आंसर का पता आपको लगाना है मेरे दोस्तों। स्पेन के समाजवाद पर, जर्मनी के समाजवाद पर, फ्रांस के समाजवाद के आधार पर और इटली के समाजवाद के आधार पर। तो मेरे दोस्तों सही आंसर क्या है? आपसे पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स का समाजवाद, क्योंकि मार्क्स ने समाजवाद का सिद्धांत दिया और समाजवाद के बाद में उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। साम्यवाद क्या हुआ? साम्यवाद क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग समाजवाद आधारित है, अर्थात उन्होंने अपना समाजवाद कहां से प्राप्त किया, बात यह है। तो बताइए आप, भाई स्पेन से प्राप्त किया है या जर्मनी से प्राप्त किया है या फ्रांस से प्राप्त किया है या इटली से? दोस्तों जवाब दीजिए यार, जवाब नहीं आ रहा मेरे दोस्तों। तो सही जवाब है इसका फ्रांस का। ठीक है मेरे दोस्त, वह फ्रांस के समाजवादियों से प्रभावित हुआ था और उनसे प्रभावित होकर अपना समाजवाद दिया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि कार्ल मार्क्स जो है वह फ्रांस के समाजवाद से प्रभावित हुआ था। अब वो व्यक्ति कौन कौन से हैं? ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं समय बचाने के लिए थोड़ा सा वीडियो को कट कर देता हूं। दोस्तों फ्रांस के वे समाजवादी जिनके प्रभाव से, जिनके विचारों से कार्ल मार्क्स प्रभावित हुआ था उनके समाजवाद से, वो है संत साइमन। इसको सेंट साइमन भी कहते हैं, सेंट उच्चारण होता है सेंट साइमन या संत साइमन। चार्ल्स फोरियर, दार्शनिक अराजकतावादी। ये मैंने दार्शनिक अराजकतावादी क्यों लिखा? क्योंकि अराजकतावादी कई प्रकार के होते हैं, तो ये दार्शनिक अराजकतावादी था प्रोंदा और केबिट। ये जो समाजवादी थे फ्रांस के, इन समाजवादियों से कार्ल मार्क्स प्रभावित होता है मेरे दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, जैसे ये प्रोंदा था, प्रोंदा ने एक पुस्तक लिखी थी, ये दार्शनिक है तो दार्शनिक पुस्तक ही लिखी, द फिलोसफी ऑफ पावर्टी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब द फिलोसफी ऑफ पावर्टी पुस्तक लिख दी प्रोंदा ने, तो ठीक इसके उत्तर में
कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा, इसका उल्टा कर दो, द पावर्टी ऑफ फिलोसफी। ठीक है मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको याद करने का तरीका ही बताया था पुस्तकों वालों वीडियो के अंदर। देखो ये तो दार्शनिक है, कौन, प्रोंदा, तो सबसे पहले फिलोसफी लिख दिया, फिलोसफी शब्द आ रहा है तो द फिलोसफी ऑफ पावर्टी याद रखना। ठीक है, उसका उल्टा किसने किया, कार्ल मार्क्स ने लिखा द पावर्टी ऑफ फिलोसफी। तो भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, मापा याद रखना, मापा, मा का मतलब मार्क्स और पा का मतलब पावर्टी याद रखना। ठीक है, तो ये कभी भूल जाते हैं मेरे स्टूडेंट, मेरे साथी लोग, तो द पावर्टी ऑफ फिलोसफी मापा से याद रखना, मार्क्स ने पा यानी पावर्टी ऑफ फिलोसफी लिखी मेरे दोस्तों। अब ध्यान दो, ये जितने भी समाजवादी थे ये लोग फ्रांस के अंदर, ये क्या था, यूटोपिया थे, यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए केवल काल्पनिक रूप से समाजवाद दिया मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। काल्पनिक रूप से, दार्शनिक रूप से तो कोई भी बात कर सकता है, यार ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अरे जोर तो मेरे भाई उसको बदलने में आता है। बात तो दुनिया कर सकती है, लेकिन जोर किस में आता है, बदलने में आता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो काल्पनिक समाजवाद दिया, तो इस काल्पनिक समाजवाद की आलोचना करते हैं कौन, कार्ल मार्क्स, और आलोचना करते हैं तो अपनी पुस्तक कौन सी, याद करो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह 1848 में प्रकाशित हुई थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको हिंदी में अपन क्या कहेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र कहेंगे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र में या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर ये जो फ्रांस के जो दार्शनिक समाजवादी थे, उन्होंने काल्पनिक रूप से समाज को सुधारने की बात की, हुआ कुछ नहीं, कल्पना कर दी कि ऐसे समाज सुधर जाएगा। तो यूटोपिया अर्थात काल्पनिक समाजवाद का उन्होंने क्या किया, आलोचना की, और आलोचना कौन सी बुक में लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर लिखी। अब कार्ल मार्क्स ये चाहता था कि मैं दुनिया को बदलूं, तो मैं इस समाजवाद से अलग ही कुछ काम करता हूं। तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि लंदन में कार्ल मार्क्स की मुलाकात किससे होती है, एक उद्योगपति थे और जिनका क्या नाम था, नाम क्या था, फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, अब ध्यान दो, फ्रेडरिक एंगल्स व मार्क्स ये दोनों दोस्त थे, और फ्रेडरिक एंगल्स पूंजीपति था, उद्योगपति था। और ध्यान दो मेरे दोस्तों, ये उद्योगपति होते हुए भी, एक पूंजीपति होते हुए भी कार्ल मार्क्स पूंजीपतियों का विरोध करता है। ठीक है, लेकिन यह फ्रेडरिक एंगल्स कभी इसके विचारों के लिए कभी एंटी नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ। वो कहता है कि दोस्त तू बिल्कुल सही कह रहा है, पूंजीपति लोग सर्वहारा वर्ग का क्या करते हैं, नुकसान करते हैं अतिरिक्त मूल्य से। ठीक है, उनका ह्रास करते हैं और खुद का फायदा पहुंचाते हैं। तो ये बात ये उद्योगपति था फ्रेडरिक एंगल्स, उसके समझ में आ गई कि भाई मेरे दोस्त तू बिल्कुल सही कर रहा है, और तू मेरे से जितनी सहायता हो सके पैसा ले ले, लेकिन तू समाज को सुधारने की बात कर रहा है, इसलिए मैं तेरा सहयोग कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, आज के जीवन में एक दोस्त यदि दूसरे दोस्त की आलोचना करता है तो क्या वो बर्दाश्त कर सकता है? क्या उसका धंधा खराब हो जाएगा तो क्या वो बर्दाश्त कर सकता है? नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये फ्रेडरिक एंगल्स उद्योगपति होते हुए भी मार्क्स उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की, बुर्जुआ वर्ग की आलोचना करता है, फिर भी वह उसको सहन कर रहा है, क्योंकि उसके विचार उसको भाग गए, उसको अच्छे लगे मेरे दोस्तों। अब ध्यान दो, जब लंदन में उनकी मुलाकात हो जाती है फ्रेडरिक एंगल्स और मार्क्स की, तब वो एक बार ब्रुसेल्स भी जाते हैं मेरे दोस्तों। ब्रुसेल्स याद रखना, ब्रुसेल्स
ब्रुसेल्स में उन्होंने 1848 के अंदर उन्होंने साम्यवादी लीग की स्थापना की थी। साम्यवादी लीग की स्थापना की थी, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कम्युनिस्ट लीग कहेंगे। कम्युनिस्ट लीग, LEAGUE, कम्युनिस्ट लीग 1848 के अंदर साम्यवादी लीग की स्थापना कहाँ की थी? ब्रुसेल्स में की थी मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर ब्रुसेल्स ऑप्शन में नहीं है तो आपको लंदन करना होगा, ठीक है। तो ये साम्यवादी लीग की स्थापना फ्रेडरिक एंगल्स और मार्क्स ने इसमें की थी, ब्रुसेल्स के अंदर। तो इस साम्यवादी लीग के अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं फ्रांस के साम्यवादी जो विचारक हुए हैं, उनका जो यूटोपिया समाजवादी विचारक है, यूटोपिया अर्थात काल्पनिक जो समाजवाद है, मैं उसको बदलना चाहता हूं और मैं मेरे समाजवाद को नाम दे रहा हूं आज से साम्यवाद। क्या नाम दिया उन्होंने? कि साम्यवाद होना चाहिए, समाजवाद नहीं। समाजवाद में तो वही की वही स्थिति रहेगी। क्या होना चाहिए? साम्यवाद होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद दिया वो इन लोगों के काल्पनिक समाजवाद से बिल्कुल अलग था और अपने समाजवाद को वह नाम देता है साम्यवाद। तो यह घोषणा कब करता है वो? इसमें साम्यवादी लीग के अंदर। कब करता है? साम्यवादी लीग के अंदर करता है मेरे दोस्तों। ध्यान दो, 1848 में ही साम्यवादी लीग बना और 1848 में ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की वो रचना करता है। अर्थात साम्य कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? 1848 के अंदर ही। तो उसने अपने लोगों का जो काल्पनिक समाजवाद था उसको, अपने समाजवाद को अलग कर दिया। अपने समाजवाद को क्या नाम दिया? उसने साम्यवाद नाम दिया मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं कि संत साइमन से उन्होंने क्या लिया। क्यों संत साइमन, जिसको अपन सेंट साइमन भी कहते हैं, सेंट साइमन ने श्रम के महत्व पे बल दिया था अपने समाजवाद के अंदर। सेंट साइमन ने श्रम का महत्व समझाया था, श्रम के महत्व पर विचार दिया। वो कह रहे थे संत साइमन कि जो व्यक्ति श्रम करता है उसको जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है समाज के अंदर। समाज के अंदर जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसको जीने का अधिकार है। तो श्रम का महत्व के बारे में सेंट साइमन ने कहा और उसके विचारों में यह भी मिलता है कि वर्ग विहीन समाज, अर्थात किसी प्रकार का वर्ग नहीं रहेगा तो व्यक्ति को श्रम का पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। यह बात कौन कहना चाहता है? सेंट साइमन। ध्यान दो, चार्ल्स फोरियर अपने समाजवाद के अंदर कहा कि इतिहास की व्याख्या कैसी होनी चाहिए? आर्थिक आधार पर। अर्थात व्यक्ति को धन तो चाहिए ही, और जो धन होता है, जो पैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी व्यवस्था सुधरती है, उसका इतिहास समझा जाता है। समझ में आ रही है कि इतिहास की व्याख्या आर्थिक होनी चाहिए, अर्थात आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या इतिहास पर आधारित तो होनी चाहिए। ये बात कौन कहना चाहता है? चार्ल्स फोरियर कहना चाहता है। तो ध्यान दो, इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल दिया था कि इतिहास को समझो आप। यदि इतिहास को समझना है तो लोगों के पास जो पैसा है, वो पैसा उन लोगों ने कैसे कैसे काम लिया, अर्थात समाज का उपयोग करने के लिए कैसे कैसे काम लिया। तो इतिहास की जो व्याख्या है वो आर्थिक आधार पर होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ये बात कौन कहना चाहता है? चार्ल्स फोरियर कहना चाहता है। तो यहां से उसका आर्थिक नीतिवाद सिद्धांत सामने आता है। आर्थिक नीतिवाद, श्रम से ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ठीक है। तो यहां से कोई पर्टिकुलर तो है नहीं कि आर्थिक व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या कार्ल मार्क्स ने इससे ग्रहण की, लेकिन इनके विचारों को देखकर उसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी उसने की थी, सिद्धांत दिया था इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जिसको वह आर्थिक नीतिवाद कहता है। जिसको वह क्या कहता है? आर्थिक
नियतिवाद, जिसको वह क्या कहता है, आर्थिक नियतिवाद का नाम देता है मेरे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, केबेट ने क्या कहा था। केबेट ने कहा था कि साम्यवाद की स्थापना तभी संभव है, साम्यवाद की स्थापना तभी संभव है जब सारे आवश्यक कार्यों पर राज्य का नियंत्रण हो जाए, तभी साम्यवाद आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से साम्यवाद शब्द उसने केबेट से ग्रहण कर लिया आ रहा है। तो केबेट से भी बहुत प्रभावित हुआ था। जितने भी समाजवादी है फ्रांस वाले, तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो समाजवादी, फ्रांस में से जितने समाजवादी हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कहते हैं कि वह कार्ल मार्क्स केबेट से प्रभावित होता है मेरे दोस्तों। तो केबेट ने ये लिखा साम्यवाद, तब इन तमाम समाजवादियों से अलग होकर उसने अपने समाजवाद का नारा दिया साम्यवाद। क्या नाम दिया, साम्यवाद। इसका मतलब कि साम्यवाद उसने कहां से ग्रहण किया, केबेट से। लेकिन इसका साम्यवाद भी क्या था, काल्पनिक ही था उस समय। ठीक है, किताबों में लिख दिया, दुनिया को बता दिया, लेकिन वह प्रैक्टिकल करना चाहता था कार्ल मार्क्स। इसलिए उसने 1848 में क्या किया मेरे दोस्तों, साम्यवादी लीग स्थापना की थी। साम्यवादी लीग की स्थापना की। वो कहाँ की थी, ब्रुसेल्स में। कहाँ की थी, ब्रुसेल्स में की थी साम्यवादी लीग की स्थापना। दुनिया को बताया कि साम्यवादी चीज क्या होती है। साम्यवादी जब अवस्था होगी, जब न कोई वर्ग होगा, न किसी प्रकार का कोई राज्य होगा, सब वर्ग विहीन हो जाएंगे मेरे दोस्तों। जो जितना पैसा कमाएगा उसके पास उतना पैसा रहेगा, वो स्थिति साम्यवादी कहलाती है। तो साम्यवादी लीग की स्थापना की, और उसी वर्ष 1848 के अंदर क्या हुआ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो किताब है वो 1848 के अंदर प्रकाशित होती है। ठीक है, तो ये काल्पनिक जो समाजवाद था उसकी आलोचना करता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर। तो इतने लोगों से, इतने समाजवादी लोगों से प्रभावित होता है। ठीक है मेरे दोस्तों आगे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया पहले की तरह कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत आधारित है। जिसे कार्ल मार्क्स ने समाजवाद का सिद्धांत फ्रांस के समाजशास्त्रियों से ग्रहण किया था, उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स का जो मुख्य सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, वह आधारित है इटली के दार्शनिकों पर, फ्रांस के दार्शनिकों पर, स्पेन के दार्शनिकों पर, या जर्मनी के दार्शनिकों पर। सही आंसर क्या है, दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों, थोड़ा सोचिए। तो ध्यान दो मेरे दोस्तों, यह है जर्मनी के दार्शनिकों पर आधारित, क्योंकि जर्मनी में दो दार्शनिक थे, एक का नाम था हीगल, वह दूसरे का नाम था फ्यूअरबेक, जिसको फ्यूअरबाक भी कहते हैं, फ्यूअरबाक। ठीक है मेरे दोस्तों, फ्यूअरबेक या फ्यूअरबाक एक ही है, उच्चारण होता है। तो हीगल व फ्यूअरबेक। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दो चीजें आपके सामने, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। ठीक है, अब द्वंद्वात्मक जो एक पद्धति है, ये द्वंद्वात्मक पद्धति है, भौतिकवाद भी एक पद्धति है मेरे दोस्तों। तो द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो कहाँ से ग्रहण की इन्होंने, हीगल से। कहाँ से ग्रहण की, हीगल से। तो याद रखना, द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण करता है, जबकि भौतिकवाद का सिद्धांत कहाँ से लेता है, वह फ्यूअरबेक से। कहाँ से लेता है, फ्यूअरबेक से वह लेता है। हीगल ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम है, दो बुक थी, लेकिन मैं अभी यहां लिख देता हूं। दोस्तों आपको पता है कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत किस पे आधारित है, जर्मनी के दार्शनिकों पर आधारित है। और जर्मनी में दो दार्शनिक थे, हीगल था और फ्यूअरबेक था। ये जर्मनी के दार्शनिक थे। हीगल से उन्होंने कौन सी पद्धति ग्रहण की थी, द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति उन्होंने हीगल से ग्रहण की। और भौतिकवाद
जो पद्धति है, भौतिकवाद जो सिद्धांत है, उन्होंने फ्यूअरबेक से ग्रहण किया था। ध्यान दे, हिगल ने 2 पुस्तक लिखी थी। पहली का नाम है, पहला फिलोसफी ऑफ राइट, तो फिलोसफी ऑफ राइट से उन्होंने द्वंद्वात्मक सिद्धांत ग्रहण किया। और एक पुस्तक और थी, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, ये भी किसकी है मेरे दोस्तों? हीगल की है। तो इन पुस्तकों के अंदर उसका द्वंद्ववाद छिपा हुआ था। अब द्वंद्ववाद क्या है, मैं आपको स्पेशल रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ाऊंगा, उस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अभी मैं इतना ही बता रहा हूं कि उन्होंने कहां से क्या ग्रहण किया था कार्ल मार्क्स ने। तो हीगल से उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति ग्रहण की थी, द्वंद्वात्मक सिद्धांत ग्रहण किया था। और हीगल की कौन सी पुस्तकों में द्वंद्वात्मक था मेरे दोस्तों? तो हीगल की पुस्तक थी फिलोसफी ऑफ राइट। याद रखना मेरे दोस्तों, द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, ये तो किसकी है? पुरंदो की है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। और यहां आ रहा है फिलोसफी ऑफ राइट, ये बुक किसकी है? हीगल की है। और फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, ये पुस्तक भी किसकी है? हीगल की। तो ये याद रखना, इन पुस्तकों के अंदर से वह है हीगल ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया, और यहीं से कार्ल मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक सिद्धांत ग्रहण किया था। और फ्यूअरबेक से उसने भौतिकवाद का सिद्धांत ग्रहण किया था। और फ्यूअरबेक ने अपनी कौन सी पुस्तक में भौतिकवाद सिद्धांत दिया था? तो याद रखना, इसेंस ऑफ करिस्टाइनिटी, इसेंस ऑफ करिस्टाइनिटी, ये बुक किसकी है? फ्यूअरबेक की है। ठीक है, इसलिए उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत दिया। अब क्या है इसकी विस्तृत जानकारी मैं अगले वीडियो के अंदर दूंगा। और इस तरह से वह द्वंद्वात्मक हीगल से लेता है, भौतिकवाद फ्यूअरबेक से लेता है, तब सेबाइन क्या कहता है वो देखिए मेरे दोस्तों। एक फार्मूला लिख देता हूं मैं आपको, सूत्र, ताकि आपके याद रखना। आप दही खाते हो घर पर, सबके गाय भैंस सब है, तो दही याद रखना, दही। ठीक है, तो दे का मतलब हो गया द्वंद्ववाद पद्धति। ठीक है, द्वंद्ववाद पद्धति। अब आपको पता है कि ही बच गया, तो ही का मतलब हो गया हीगल। ही का मतलब क्या हो गया? हीगल। तो मेरे दोस्तों याद रख लेना, जब दही खाओ तो याद रखना दही का मतलब सर ने क्या बताया था कि द्वंद्ववाद, दे का मतलब द्वंद्ववाद पद्धति, ही का मतलब हीगल। ठीक है, दही से याद कर लेना मेरे। तो अब इन्होंने अलग अलग हीगल से, फ्यूअरबेक से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत ग्रहण करता है। तो सेबाइन क्या कहता है वो देखिए मेरे दोस्तों। जब कार्ल मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रभावित हुआ था, तो सेबाइन क्या कहता है द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में? जब हीगल से प्रभावित होता है, तो सेबाइन का पूरा नाम है जॉर्ज एच सेबाइन। क्या कहता है कि हीगल के विचारों में द्वंद्वात्मक चिंतन शीर्षासन था, शीर्षासन कर रहा था। सिर कहाँ था? नीचे था। ठीक है, शीर्षासन कर रहा था। मार्क्स ने आदर्शवादी भ्रांतियां दूर करके, जो हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अंदर जो आदर्शवादी जो भ्रांतियां थी, यूटोपिया थी, काल्पनिक थी, उन आदर्शवादी भ्रांतियां को दूर करके उसे प्राकृतिक स्थिति में पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात है कि हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति क्या थी? आदर्शवादी थी। इस आदर्शवादी को उसने यथार्थ में बदलने का कार्य किया। यथार्थवाद में बदलने का कार्य किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया मेरे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए सेबाइन क्या कहता है कि हीगल के विचारों में द्वंद्वात्मक चिंतन शीर्षासन कर रहा था, और मार्क्स ने आदर्शवादी भ्रांतियां दूर करके उसे प्राकृतिक स्थिति में पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। आप थोड़ा दिमाग में हिंट लगाकर याद कर लिया करो मेरे दोस्तों कि ये शीर्ष है, ये सिर है, ये अपना धड़ है, और ये क्या हो गया? ये पैर हो गया। ठीक है, तो ये वाला
कि सिर तो नीचे पैर ऊपर। ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया? हीगल ने। फिर मार्क्स आया, मार्क्स ने इसको द्वंद्वात्मक सिद्धांत को देखा तो उसने पैरों को नीचे कर दिया, तो ये पैरों को नीचे कर दिया, तो ये किसने बना दिया? मार्क्स ने। तो यही बात सेबाइन हमें कहना चाह रहा है कि उसका आदर्शवाद था हीगल का द्वंद्ववाद, और उसने यथार्थवाद में अर्थात साम्यवाद में बदल दिया। आगे सेबाइन ही एक बात और कह रहा है, मार्क्स का दर्शन दो दृष्टियों से हीगल के दर्शन से मिलता है। मार्क्स का दर्शन दो दृष्टियों से हीगल के दर्शन से मिलता है। वह कहता है कि मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को रखा, हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को उसने ग्रहण रखा अपने विचारों के अंदर, और क्या रखा? और उसकी आर्थिक नीतिवाद इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म के रूप में व्याख्या की। अर्थात उसने द्वंद्वात्मक जो पद्धति थी, उस द्वंद्वात्मक पद्धति को उसने आर्थिक रूप से देखा। ठीक है, तो यानी उसने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में एक भौतिक चीज को, पदार्थ को मुख्य माना था, इसीलिए कायम रखा, और उसकी आर्थिक नीतिवाद के रूप में उसकी व्याख्या की। मेरे दोस्तों, विचार सामाजिक परिस्थितियां पर निर्भर होते हैं। हीगल के चिंतन में यह धारणा कुछ बिखरे हुए रूप में मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि सेबाइन ने क्या कहा था कि हीगल का द्वंद्ववाद कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था, उसके विचार बिखरे हुए थे, और उसको इकट्ठा करने का कार्य किसने किया था? मार्क्स ने किया था। मार्क्स ने इस धारणा को क्रमबद्ध किया, अर्थात वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, यथार्थ के रूप में बदला, साम्यवाद के रूप में बदला, और उसे आधुनिक चिंतन में प्रतिष्ठित स्थान दिया। हीगल के दर्शन के उदारतावाद विरोधी तत्व मार्क्स के उग्रवाद में समाविष्ट हो गए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात कौन कह रहा है? सेबाइन कह रहा है उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के बारे में। मेरे दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आए कि मार्क्स के चिंतन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। वैसे तो सभी का प्रभाव पड़ता है, फ्यूरबेक का प्रभाव पड़ता है, हीगल का प्रभाव पड़ता है, केबेट का प्रभाव पड़ता है, सेंट साइमन का प्रभाव पड़ता है। आप सोचोगे कि यार ये तो सबका प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, इसकी फिलॉसफी पर। तो सही आंसर इनमें से देखा जाए कि मार्क्स के चिंतन में सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सा पड़ा? हीगल के विचारों का। हीगल के विचारों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब इसी पर्सन को अलग तरीके से वो लिख दे कि ठीक है, यहाँ पर वह हीगल, यहाँ पर लिख दे अपन। ठीक, अब ऑप्शन में आता है कि ए नंबर का, कि ए व बी दोनों का। अब आता है कि केवल ए, सी नंबर में आता है केवल बी, और डी नंबर में आता है उपरोक्त सभी। अब प्रश्न बदल गए मेरे दोस्तों। मार्क्स के चिंतन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अब यहां दे रखा है कि देखो प्रभाव तो सभी का ही पड़ रहा है, इसका पड़ रहा है, इसका पड़ रहा है, इसका सबका पड़ रहा है। तो ए भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, और उपरोक्त सभी आएगा, सभी का प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, ये ऑप्शन में नहीं होता, तो फिर ये होता मेरे ए और बी। तो वो तो अपन क्या है कि ऑप्शन की प्रकृति, क्वेश्चन की प्रकृति के आधार पर हम अपन आंसर देंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने अपनी कौन सी पुस्तक में दिया था? दास कैपिटल। और दास कैपिटल कब लिखी गई थी, कब प्रकाशित हुई थी? 1867 में। दोस्तों, कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है 1883 के अंदर, लेकिन ये बुक प्रकाशित होती है 1867 के अंदर। तो प्रकाशित करने का कार्य उनका जो दोस्त था फ्रेडरिक एंगल, उसने किया था 1867 के अंदर। ये जो दास कैपिटल बुक है वो 3 खंडों में विभाजित हुई, 3 खंडों में प्रकाशित होती है। पहला खंड था 1867 में प्रकाशित होता है, दूसरा खंड 1885 में प्रकाशित होता है, और तीसरा होता है 1894 में प्रकाशित होता है मेरे दोस्तों। तो याद रखिए,
पहला खंड तो कार्ल मार्क्स ने ही लिख दिया था और लिखने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में 1867 में पहला खंड प्रकाशित होता है। और जब पहला खंड प्रकाशित होता है उसी के नाम से ये जाना जाता है कि दास कैपिटल मुख्य रूप से कब प्रकाशित हुई थी, 1867 के अंदर। बाकी के दो खंड है 1885 और 1894 के अंदर यह प्रकाशित होता है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है कि दास कैपिटल कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं हम, आगे दोस्तों चर्चा करते हैं कि कार्ल मार्क्स पर कौन से राजनीतिक अर्थशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा। जरा सोचिए दिमाग से। आपको पता है मेरे दोस्तों कि कौन से समाजशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा, तब तो आंसर आएगा फ्रांस के समाजशास्त्रियों का। ठीक है मेरे दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वाला जो सिद्धांत है उसका जो प्रभाव है वो जर्मनी के समाजशास्त्रियों का पड़ा, जर्मनी के समाजशास्त्रियों का, या अपन ये बोल सकते हैं जर्मनी के फिलोसफर का प्रभाव पड़ा। अब प्रश्न ये है कि राजनीतिक अर्थशास्त्रियों का प्रभाव भी कार्ल मार्क्स पे पड़ा, तो वो कौन से देश के थे राजनीतिक अर्थशास्त्री। तो सही आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने ये ऑप्शन है, स्पेन के अर्थशास्त्री, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री, इटली के अर्थशास्त्री, जर्मनी के अर्थशास्त्री। सही आंसर क्या आएगा, जल्दी जवाब दीजिए। तो याद रखो ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों का किस पर प्रभाव पड़ता है, कार्ल मार्क्स के ऊपर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के ऊपर कहाँ के अर्थशास्त्रियों का प्रभाव पड़ता है, ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों का प्रभाव पड़ता है। तो अर्थशास्त्रियों के अंदर एडम स्मिथ है आपका, रिकार्डो है आपका, थॉमसन है आपका, होगस्किन है। ये जो अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, थॉमस है और होगस्किन है, इन अर्थशास्त्रियों की फिलोसफी का प्रभाव मार्क्स की फिलोसफी पर पड़ता है। और रिकार्डो से उन्होंने क्या ग्रहण किया था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, जैसे संत साइमन ने भी अपने समाजवाद के अंदर मूल्य का सिद्धांत का महत्व दिया था, लेकिन उसने वहां पर अतिरिक्त शब्द नहीं लिखा था, लेकिन रिकार्डो से उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत लिया और अपने सिद्धांतों के अंदर ये प्रतिपादित किया कि एक सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, और सामान्य व्यक्ति का मतलब यहाँ पर है सर्वहारा वर्ग या सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है मेरे दोस्तों मजदूर वर्ग। ठीक है, एक मजदूर वर्ग, सामान्य वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग, एक अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से अर्थात अतिरिक्त मूल्य से वह पूंजीपतियों को कैसे फायदा पहुंचाता है, उद्योगपतियों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है, बुर्जुआ वर्ग को किस प्रकार से उनको प्रॉफिट दिलाता है, उसकी बात वो यहाँ पे करता है। तो वह, अब आप ये देखो कि कार्ल मार्क्स किसके पक्ष में खड़ा है भाई, बुर्जुआ वर्ग के पक्ष में खड़ा है या मजदूर या सामान्य वर्ग के खिलाफ, मजदूरों के पक्ष में खड़ा है। तो कार्ल मार्क्स सामान्य लोगों के, सर्वहारा वर्ग के, मजदूर वर्ग के साथ खड़ा है कि इनका भला हो, इनका जो अतिरिक्त मूल्य है, ये जो मजदूरी करते हैं इनका जो अतिरिक्त मूल्य है वो इनको मिलना चाहिए, लेकिन पूंजीपति लोग, उद्योगपति लोग ये ले लेते हैं। तो ये उसको अच्छा नहीं लगा था और वही अपने साम्यवादी सिद्धांत के अंदर इनकी कटी आलोचना करता है पूंजीपतियों की, बुर्जुआ वर्ग की मेरे दोस्तों। तो याद रखना आप, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उसने कहाँ से ग्रहण किया था, रिकार्डो से। कहाँ से ग्रहण किया था, रिकार्डो से ग्रहण किया था। और इसीलिए एक ग्रेम महोदय था, ग्रेम महोदय ने क्या कहते हैं इनके बारे में वो देखिए दोस्तों। तो रिकार्डो से कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ग्रहण किया। ठीक है मेरे दोस्तों, तब ग्रे नामक एक विद्वान थे, ग्रे नामक विद्वान क्या कहता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए, और सामान्य व्यक्ति का मतलब होता है गरीब या जो सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति। ठीक है, गरीब या सर्वहारा वर्ग
या मजदूर वर्ग का व्यक्ति, मजदूर वर्ग का व्यक्ति, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत के सिवाय कुछ भी नहीं है। अर्थात रिकार्डो का सिद्धांत, रिकार्डो का अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वह कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के समान ही है। लेकिन क्या हुआ कि इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को, मूल्य का सिद्धांत, इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने किसके साथ जोड़ा? सामान्य लोगों के साथ, पूंजीपतियों के साथ नहीं, पैसे वाले लोगों के साथ नहीं, सामान्य लोगों के साथ। और सामान्य का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग के लोगों के साथ, जो सर्वहारा वर्ग है उनके लोगों के साथ जोड़ा, जो दैनिक रूप से अपनी मजदूरी कमाते हैं और अपना पेट पालन करते हैं, उन लोगों से जोड़ा कि इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये जो मजदूरी करते हैं और उनमें से जो अतिरिक्त जो मूल्य बचता है वो इन्हीं को दिया जाना चाहिए, न कि पूंजीपति अपनी जेब में भरे, न कि पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग अपने जेब में भरे। तो यहाँ पर उसने देखा कि ब्रिटेन के अंदर अन्याय हो रहा है, उद्योगपति है, लोग हैं, मेहनत तो ज़्यादा करवाते हैं मजदूरों से और देते कुछ नहीं है, काम ज़्यादा करवाते हैं और अतिरिक्त मूल्य देते नहीं है। और ये अतिरिक्त मूल्य है वो मजदूरों के हाथ में ही होना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। ये अतिरिक्त मूल्य क्या होता है मैं आगे के वीडियो में आके आपको बताऊंगा। और आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि कार्ल मार्क्स है वो ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भी बड़ा परेशान था। सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों से भी क्या था? प्रभावित हुआ था। सामाजिक परंपरा से भी क्या है कि सामान्य लोगों के साथ क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था, आप ये समझिए। और आर्थिक रूप से तो भेदभाव है ही, क्योंकि जो उद्योगपति है, जो बुर्जुआ वर्ग है, वह किसका शोषण कर रहा था? सामान्य लोगों का। सामान्य लोगों का मतलब क्या होता है? मजदूर वर्ग, अर्थात सर्वहारा वर्ग। तो ये पूंजीपति लोग अपने उद्योगों के अंदर मजदूरों को लगाते हैं और ये मजदूरों का शोषण करते हैं। तो यहाँ पर वह सामाजिक, ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों से वो प्रभावित था, सामाजिक व आर्थिक, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उनसे वो बड़ा प्रभावित हो रहा था, ठीक है मेरे दोस्तों। तब प्रभावित होकर वह बड़ा परेशान हो गया था कि मजदूरों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। तो मजदूरों को वो कहता है कि भाई लोगों तुम संगठित हो जाओ, तुम्हारे को खोने के लिए तो कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तो अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखता है, अभी मैं लिख देता हूँ एक। तो दोस्तों ब्रिटेन की तात्कालीन परिस्थितियाँ जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से जो सामान्य लोगों को परेशान कर रही थी, सामान्य लोगों का नुकसान पहुंचा रही थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से लोगों से काम तो ज़्यादा करवाया जा रहा था और पैसा उनको कम दिया जा रहा था। अतिरिक्त मूल्य पूरा का पूरा पूंजीपतियों के जेब में चला जाता था। तब वह मजदूरों को ये एक बात कहता है कि मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। तब वह अपने ग्रंथ, अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1838 में जो प्रकाशित हुई थी, उस बुक में एक पंक्ति लिखता है कि श्रमिकों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बेडिया है, तथा पाने के लिए सारा संसार है, इसलिए दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। अरे कार्ल मार्क्स को ये क्या पड़ा कि मजदूरों तुम एक हो जाओ, ताकि वह तो अपने दोस्त की ओर बुराई कर रहा था। उनका दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स था, वो एक उद्योगपति था,
उस दोस्त की और बुराई कर रहा है, उसको और कह रहा है कि तू अतिरिक्त मूल्य से दुनिया को, मजदूर लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन वह उद्योगपति बड़ा समझदार था, उसका सहयोग दिया, उसको पैसा दिया कि हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग यानी पूंजीपति लोग, बुर्जुआ लोग अतिरिक्त मूल्य से मजदूर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जहां उनको पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए वहां उनको मजदूरी नहीं मिलती है। तो वह एक उद्योगपति फ्रेडरिक एगल्स उद्योगपति होते हुए भी अर्थात कार्ल मार्क्स उद्योगपतियों की बुराई करते हुए भी फिर भी फ्रेडरिक एंगल्स उसकी बातों का समर्थन करते हैं। मेरे दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स मौलिक रूप से कोई सिद्धांत नहीं दिया, उसने तो अलग अलग विद्वानों के सिद्धांतों से कुछ चीजें प्राप्त की और अपने विचार दिया उसने, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग विद्वान ये कहते हैं कि उसने तो यहाँ से ग्रहण किया, यहाँ से ग्रहण किया। तो सबसे पहले बात करते हैं सोरोकिन बात करते हैं मेरे दोस्तों। सोरोकिन क्या कहता है कि मार्क्सवाद अनेक विचारधाराओं का ढेर है। मार्क्सवाद अनेक विचारधाराओं का ढेर है, ये किसने कहा? सोरोकिन। याद रखना, सोरोकिन रट लीजिए मेरे दोस्तों। तो मार्क्सवाद अनेक विचारधाराओं का ढेर है। कैसे? अभी आपने पढ़ा मेरे दोस्तों कि वह संत साइमन से प्रभावित हुआ, चार्ल्स फोरियल से प्रभावित हुआ था, प्रोंदा से प्रभावित हुआ, हीगल से द्वंद्ववाद लिया, रिकार्डो से अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत लिया और फ्यूअरबेव से भौतिकवाद का सिद्धांत लिया, एडम स्मिथ आदि से आर्थिक स्थिति को समझा। तो इन लोगों से वह प्रभावित हुआ। इसीलिए सोरोकिन क्या कहता है कि मार्क्सवाद अनेक विचारधाराओं का ढेर है। आगे लॉस्की क्या कहता है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन का रूप दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला और एक दिशा मिली, और दर्शन का मतलब उसका क्या है? साम्यवाद, ठीक है। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया। विचार बिखरे हुए थे, सबको एक जगह करके अच्छा साम्यवाद दिया मेरे दोस्तों, ठीक है। एक नई दिशा दी, और उसके साम्यवाद का मतलब है कोई वर्गहीन होना, ठीक है, जहां पर किसी प्रकार का वर्ग नहीं होगा। जो व्यक्ति जितना धन कमाएगा, जैसे रहेगा वो आराम से रहेगा, उसकी संपत्ति यानी कि अतिरिक्त मूल्य के अंदर नहीं जाएगी। और आगे मैं आपको इनके विचारों में काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। केवल अपने हाथ में सब्सक्राइब करना है आपको, घंटी के बटन को दबाइए, ठीक है मेरे दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब में भी ऑल बटन को सिलेक्ट करना मेरे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जहां रहो मस्त रहो।